हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बायो का एक टॉपिक देखा था और बायोलॉजी का जो वह टॉपिक था वह था मनुष्य में, जीवों में। जो हमने पोषण के चरण देखे थे, हमने मनुष्य में पोषण के चरण देख लिए थे। अब हमारी बारी है पौधों में पोषण के चरण देखने की। जिस तरह से पौधे मनुष्य अपना भोजन बनाते हैं दूसरों पेड़ पौधों से प्राप्त करके, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधे की जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिस सिस्टम से वो अपना भोजन बनाते हैं, वही सिस्टम, वही प्रक्रिया हमारी जो कहलाती है वह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो यह प्रक्रिया होती है, यानी कि पौधे द्वारा भोजन के बनाने की, तो यह इसमें जो उपस्थित कारक होते हैं, इसमें 4 कुल कारक होते हैं। 4 कारक जो होते हैं उन्हीं के उपस्थिति के लिए, उन्हीं के द्वारा ही हमारी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह पूर्ण हो पाती है। तो देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, जो 4 चरण है। पहला, इसके लिए जो उपस्थित कारक है, कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिक्वायर्ड इन फोटोसिंथेसिस, H2O, sunlight, and last क्लोरोफिल। ये जो 4 कारक हैं, ये जो 4 फैक्टर हैं, अगर ये चारों फैक्टर उचित मात्रा में पौधे को, एक प्लांट को उपस्थित हो जाएं, तो जो उसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां, वो पत्तियां इस भोजन को बनाती हैं। पत्तियों में पाया जाता है एक क्लोरोफिल। इसमें छोटे छोटे इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। और इसी में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। और इसी क्लोरोफिल और स्टोमेटा जो है वह वातावरण से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में सनलाइट को अंदर लेता है। क्लोरोफिल में इस तरीके के सिक्के बने होते हैं। क्या बने रहते हैं? सिक्के की ऐसी छोटी छोटी, कुछ ऊंचाई पर इस तरीके से सिक्के बने रहते हैं। और इन्हीं को जो इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है, इसी को बोलते हैं एक ग्रेनम। जीव इस तरीके का एक सिक्के, जो सिक्कों की तरह है, इस तरीके का एक सिक्के की तरह इस तरीके का ढेरी बनती है, तो उसको ग्रेनम बोलते हैं। और जब इसी तरीके की कई ढेरियां आती हैं, तो इस वाले भाग को, जो क्लोरोफिल के 2 भाग होते हैं, एक ग्रेनम और स्टिग्मा। तो स्टोमा जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, और यह जो होता है ग्रेनम, इसमें जो होता है यह सिक्के की तरह ढेरियां बनी होती हैं, और इन ढेरियों को बोला जाता है ग्रेनम। और इसमें जो पूरी संरचना है इसको बोलते हैं ग्रेनम। तो जब सनलाइट इस पर पड़ता है, तो यही जो प्रक्रिया होती है, एक और एक स्टोमा होता है जो द्रव अवस्था में होता है, ये दोनों मिल करके, और क्लोरोफिल के चूंकि ये पार्ट है, तो ये भोजन बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे को भोजन बनाने में, निर्माण में सहायता करते हैं। भोजन निर्माण में ये सहायता करते हैं। लेकिन ये तो हो गई हमारी मोटी बात। अब जो हमको पढ़ना है वह देखते हैं। ये तो एक बस बेसिक था। देखिए, जो H2O और ये सभी होते हैं, ये सभी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यह 2 भागों में होती है। यह 2 भागों में होती है।
पहला जो भाग है वह प्रकाशिक अभिक्रिया है। कौन क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन। दूसरा जो है वह अप्रकाशिक अभिक्रिया है। क्लोरोफिल, पहले प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के साथ संयोग द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसकी खोज सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि इसकी जो खोज की उन्होंने की हिल नामक साइंटिस्ट ने, और इसी हिल वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसीलिए इसको कहा जाता है हिल अभिक्रिया या हिल रिएक्शन। यानी कि जो हिल वैज्ञानिक थे उन्होंने ही सर्वप्रथम इसकी खोज की, इसीलिए हिल अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सनलाइट की उपस्थिति में। इसलिए इस अभिक्रिया को, जो ये हमारी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद सर्वप्रथम क्लोरोफिल, अब यह प्रक्रिया होती क्या है इसको देखा जाए। सर्वप्रथम जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं, यह एक चीज मैं भूल गया, ये जो प्रक्रिया होती है ग्रेनम में संपन्न होती है, ग्रेना में संपन्न होती है। जैसे बताया दो पार्ट होते हैं, एक तरल वाला भाग होता है, इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से जो ढेरियां बनी रहती हैं और बगल में तरल वाला भाग रहता है, इस तरीके से। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बस आपके लिए कि कैसे कौन सा भाग ग्रेना है, ये ग्रेना हो गया। और इसके बगल जो ध्रुव वाला, इस जो द्रव वाला भाग है, इसी को कहा जाता है सुमा। तो अब देखते हैं ये जो हिल अपक्रिया है, हिल अपक्रिया को प्रकाशिक अपक्रिया भी कहते हैं। और यह प्रक्रिया का चरण कैसा है? तो सर्वप्रथम जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं वह सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, और जब वह उत्तेजित होते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगते हैं, वे इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगते हैं। और वे जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एडीपी को, एडीपी इसको बोला जाता है एडेनोसिन डाई फास्फेट, इसको एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं हम। अभी इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ये बस एनर्जी के लिए है, ये एनर्जी देते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था मनुष्य में ग्लूकोज होता है, उसी तरीके से एडीपी जो होता है, एडीपी में मनुष्य में भी ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये एडीपी जो है यह, इसको अभी आपको आगे बताया जाएगा, अभी आप इसको ध्यान दीजिए, आगे मैं इसको बारे में बताऊंगा। एडीपी को बोला जाता है एडेनोसिन डाई की जगह यहाँ पर लिख देते हैं ट्राइफास्फेट, एडेनोसिन डाइफास्फेट। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन ट्राइफास्फेट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। बाकी जब और जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं जब ये उत्तेजित होते हैं तो हाइड्रोजन यानी H2O यानी कि जल को उसके आयनों में तोड़ देते हैं, H आयन प्लस OH आयन में तोड़ देते हैं। H आयन को आगे हम सब देखेंगे, लेकिन जो OH आयन होता है, OH आयन 4 OH आयन आपस में मिल जाते हैं। यानी कि क्लोरोफिल के द्वारा पहले जल को तोड़ा गया उसके आयनों में, H आयन और OH आयन। ये OH आयन जो है 4 OH आयन, यानी कि OH आयन के 4 अणु मिल करके बनाते हैं H2O प्लस O2।
अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी कि जो ये ऑक्सीजन निकलती है यह पहला चीज यह प्रकाशिक अपक्रिया में निकलती है। प्रकाशिक अपक्रिया में से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है जिसको हम सब लेते हैं, और यह हाइड्रा ऑक्साइड आयन यानी कि OH जल द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि ये OH जो है यह जल से ही पहले टूटा है, तो यह जल यानी कि OH आयन द्वारा बनाया जाता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मुक्त होती है। अक्सर बच्चे ये समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकल जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, इसी को हम सब लेते हैं, लेकिन ये गलत है। और ये जो है OH आयन आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड OH आयन आपस में मिल करके जल तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। अब जो यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो निकला, देखिए यहाँ पर H आयन है, हाइड्रोजन से जो निकले इलेक्ट्रॉन थे वे प्रकाश फास्फोरिलीकरण यानी कि एक प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। जो यह हाइड्रोजन आयन से जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन आते हैं वे एडीपी से एटीपी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र द्वारा, आगे पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में हम सब, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र द्वारा एडीपी जिसको एडेनिन डाइफॉस्फेट को पुनः एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं, एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं। यह हमारा जो होता है H आयन के इलेक्ट्रॉन, H आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र द्वारा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश के ऊर्जा द्वारा एडीपी यानी कि जो प्रकाश की ऊर्जा के द्वारा ही यह प्रक्रिया संपन्न हुई, तो प्रकाश ऊर्जा के द्वारा एडीपी का एटीपी में परिवर्तन यानी कि प्रकाश ऊर्जा के कारण एडीपी का एटीपी में जो परिवर्तन होता है, इस जो प्रक्रिया पूरी होती है, जो सिस्टम पूरा होता है, इसी सिस्टम को हम सब बोलते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, रिवीजन। प्रकाशिक अपक्रिया को सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इस चरण ये जो अपक्रियाएं होती हैं इसे हिल अपक्रिया भी कहते हैं। सर्वप्रथम जो हाइड्रोजन यह प्रक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे प्रकाशिक अपक्रिया भी कहते हैं। हम सर्वप्रथम क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर उत्तेजित हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं या एडीपी को एडीपी में परिवर्तित कर देता है, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। या H2O जो है यह H आयन और इलेक्ट्रॉन के क्लोरोफिल के जो उत्तेजित मॉलिक्यूल होते हैं, उत्तेजित अणु जो होते हैं वे जल को यानी कि H2O को उसके आयन H आयन और OH आयन में तोड़ देते हैं, और जो 4 OH आयन जब आपस में मिलते हैं, 4 OH आयन देखिए, OH आयन प्लस OH आयन, तो 2 H2O प्लस एक हाइड्रोजन निकला, एक ऑक्सीजन, फिर OH आयन प्लस OH आयन, तो इसमें भी H2O प्लस O, यानी कि यहाँ पर 2H2O, 2 हाइड्रोजन के, 2 जल के अणु और एक ऑक्सीजन का अणु जो है यह निकलता है। वो 4 OH आयन आपस में मिलकर के 2H2O यानी कि 2 जल के अणु और एक ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया हुई इसी को हम सब प्रकाशिक यहाँ पर OH आयन और OH आयन आपस में मिले, 2 अणु H2O तथा एक अणु ऑक्सीजन का निकला यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र की भी इसमें भूमिका, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है इसे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र द्वारा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देता है।
यानी कि हाइड्रोजन आयन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के द्वारा जो एडीपी रहती है उसको एटीपी में परिवर्तित कर देते हैं। और प्रकाश के कारण यह क्रिया हो रही है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा के कारण एडीपी का एटीपी में जो परिवर्तन होता है, प्रकाश की ऊर्जा के कारण एडीपी का जो एटीपी में परिवर्तन होता है, यह जो प्रक्रिया होती है इसी को प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब आगे देखते हैं हम सब अप्रकाशिक अपक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अभी मैंने पीछे दिखाया था उसको बैक करके स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा और उसको लिख भी लीजिएगा। अब अप्रकाशिक अपक्रिया। अप्रकाशिक अपक्रिया क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं इसको भी। अप्रकाशिक अपक्रिया। अप्रकाशिक अपक्रिया क्या है? अप्रकाशिक अपक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, यानी कि प्रकाश की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इस अपक्रिया को अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया के चरणों की खोज ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। ब्लैकमैन अपक्रिया या ब्लैकमैन रिएक्शन। और जो प्रकाशिक अपक्रिया थी उसकी खोज किसने किया था? उसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यह अप्रकाशिक अपक्रिया ब्लैकमैन वैज्ञानिक ने की, इसके चरणों की खोज की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे देखते हैं हम ब्लैकमैन रिएक्शन जो होता है। ब्लैकमैन रिएक्शन एक चक्र के यह अपक्रिया जो होती है एक चक्र के रूप में चलती है। कैसे चलती है? एक साइकिल चक्र के रूप में। इसलिए इस चक्र को, इस अपक्रिया को कैल्विन चक्र भी कहते हैं। अगली कक्षाओं में कैल्विन चक्र के विषय में और अधिक पढ़ेंगे। इसमें हम सब केवल कैल्विन चक्र को देखते हैं। कैल्विन चक्र, इसको बस याद रखिए, क्योंकि आगे जो कक्षाएं होंगी उसमें आप सब पढ़ेंगे। अगली कक्षाओं में अभी आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। कैल्विन चक्र जो होती है यह अपक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है, इसीलिए इसे कैल्विन चक्र भी कहते हैं। यह चरण जो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। और जो पिछली अपक्रिया यानी कि प्रकाशिक अपक्रिया हमने देखी थी उसमें यह जो स्ट्रोमा की जगह यह ग्रेना में संपन्न हुआ था, ग्रेना में। लेकिन जो अप्रकाशिक अपक्रिया ब्लैकमैन रिएक्शन है वह स्ट्रोमा में संपन्न होता है, जो कि एक द्रव भाग है। कैसा द्रव? लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद इस चरण में हाइड्रोजन युक्त पदार्थ NADPH2, नया शब्द है NADPH2, इसकी जो फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाई न्यूक्लियोड फास्फेट। क्या है इसकी परिभाषा एक बार लिखिएगा, मैं लिख देता हूं। निकोटिनामाइड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह जो होता है NADPH2, यह जो NADP होता है NADP, यह एक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है, यानी कि यह हाइड्रोजन को ग्रहण करना चाहता है। यह हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है, यानी कि यह सदैव हाइड्रोजन जहां पर भी रहेगा वह इसको NADP यह जो होता है यह हाइड्रोजन को सदैव अपने में जोड़ना चाहता है, इसीलिए इसको हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ भी कहते हैं। हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ। और यह जो हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है यह H आयन, जो कि पिछले यहाँ पर हमने जब H2O प्रकाशिक अपक्रिया में देखा था, H सनलाइट
क्लोरोफिल प्लस सनलाइट और यह एच आयन और ओ एच आयन में टूटा था। तभी मैंने कहा था कि एच आयन को हम सब आगे पढ़ेंगे और वह अप्रकाशिक अपक्रिया के भाग में आता है। तो अप्रकाशिक अपक्रिया में यहाँ पर NADP जो कि एक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है वह एच आयन युक्त द्वारा अपचयन होता है, एच आयन द्वारा अपचयित हो जाता है और बनाता है NAD, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो NADP होता है वह एच आयन से अपचयन कर लेता है, एच हाइड्रोजन से अपचयन कर यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये सब कैल्विन चक्र में आता है, लेकिन जिस तरीके से अभी इसमें क्या आपको केवल समराइज, इसका बहुत ही छोटा सा भाग अभी आप पढ़ रहे हैं। ग्लूकोज कोशिकाओं में ग्लूकोज मंड या भोजन में परिवर्तित हो जाती है। पूरा बर्बाद। तो यह जो इसकी जो क्रिया है उसको देख लेते हैं क्या है। 6CO2 इसको मिटा देता हूं मैं। 6CO2 प्लस और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और क्या भाग लिया था हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा 12 अणु NADPH2 यानी कि जो हमने NADPH, यह जो अपक्रिया करेगा, अपचयन करेगा, क्या होता है, यह अपचयित होता है, अपचयन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के द्वारा। और अपचयन के पश्चात यह है C6H12O6, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज कार्ड प्लस 12 NADPH2, 12 NADPH2 प्लस 12 H2O प्लस 12 NADPH2 प्लस और जो बनाता है वह 12 H2O बनाता है। यही जो है यह ग्लूकोज बनता है। यानी कि जो यह क्रिया हुई कैसे संपन्न हुई। अप्रकाशिक अपक्रिया जो होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए इसे अप्रकाशिक अपक्रिया भी कहते हैं। इसके चरणों की जो खोज की थी वह ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। यह एक चक्र के रूप में चलता है, एक साइकिल के रूप में यह प्रक्रिया चलती है, इसलिए इसे कैल्विन चक्र भी कहते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल के द्रव वाले भाग यानी कि स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसमें जो होता है NADPH2 जो कि एक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ है, यह अपचयित हो जाता है, अपचयन कर लेता है और जिसके पश्चात यानी कि यहाँ पर देखिए अपचयन कर ले रहा है। अपचयन का मतलब जब कोई पदार्थ, कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को त्यागता है, तो वह अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन को ग्रहण करता है NADP जो एक हाइड्रोजन ग्राहिक पदार्थ है, निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोफॉस्फेट। यह जो है इसको अपचयन हो जाता है, जिसके पश्चात एक अणु ग्लूकोज का 12 NADPH2 तथा 12 H2O का निर्माण करता है। अभी जो NADP कुछ शब्द आए थे जैसे ADP, ATP और NADP, इसके विषय में हम सब एक अलग भाग में देखेंगे, क्योंकि इसके विषय में हमको आगे पढ़ना है। उसको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा और वह जो होगा इसी के मैं बताऊंगा। तो इसके विषय में अभी आप उतना मत ध्यान दीजिए, इसका बस नाम याद रखिए, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसी के साथ जो हमारा प्रकाश संश्लेषण के जो अक्रिया थी वह समाप्त होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अक्रिया के पश्चात अब हम सभी को जो अगला टॉपिक करना रहेगा वह रहेगा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण हुआ, अब उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कब कम होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, कब कम होती है, कब अधिक होती है, बोर्ड के पेपर से भी इम्पोर्टेंट है और आगे की कक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में आप सभी को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उन्हीं फैक्टर्स के सब्जेक्ट में हम सब देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।